वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग फिजिक्स, उसका पेपर 13 तारीख को होने वाला है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर आज एक मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आए हैं 2023-24 के एग्ज़ाम के लिए। आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। तो कुछ इस तरीके से आपका पेपर आपको देखने को मिलेगा। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी पेपर आईडी लिखी होगी। जब मैंने आपको कि AKTU की कॉपी कैसे आपको उसमें एंट्री फिल करनी है, उसमें एक पोर्शन होता है पेपर आईडी लिखने का। तो ये पेपर आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। पेपर आईडी आपके क्वेश्चन पेपर पर इधर आपका सब्जेक्ट कोड मिलेगा आपको, जैसा कि क्योंकि ये इंजीनियरिंग फिजिक्स है तो आपका कोड BAS 101 आपका यहाँ पर लिखा होगा। और यहाँ पर आप रोल नंबर अपना लिखेंगे। जैसे ही आपको क्वेश्चन मिले, सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन पेपर को चेक करें, कहीं से कोई मिसप्रिंट तो नहीं है या फटा हुआ तो नहीं है। फिर जैसे ही आप उसको क्रॉस चेक कर लें तो यहाँ पर अपना रोल नंबर सबसे पहले आप लिख दें। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर एक मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आए हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स का। और हमें उम्मीद है कि इस मॉडल पेपर में से आपको 70 से 80% मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। तो यानी कि इससे पहले हमने एक वीडियो आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स के यूनिट वाइज जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनकी वीडियो आपको अपलोड करा दी है। मिल गई होगी आपको, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चेक कर लेना। यानी कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट वाइज, हर पांचों यूनिट से मैंने अप्रॉक्सीमेटली 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक 5 यूनिट से यूनिट वाइज आपको बताए थे। तो वो आपने करे होंगे, उन पर आपका काम स्टार्ट हो गया होगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए अब आप एनालाइज कर पाएंगे अपने आप को कि हाँ, कि सर ने क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे और क्यों इनको मॉडल पेपर में इन्वॉल्व किया है। यहाँ पर जब हम मॉडल पेपर को अभी सॉल्व करेंगे, आपको बताऊंगा मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जहाँ पे जितनी जरूरत है उतनी मैं आपको बताकर चलूंगा। पूरा डेरिवेशन, पूरे न्यूमेरिकल्स कंप्लीटली नहीं कराए जा सकते, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे डेरिवेशंस होते हैं, ऑप्शंस में क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चंस कराना पॉसिबल नहीं है। तो जितनी जानकारी आपको इनफ होगी वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज आपको डिटेल वीडियो देखने के लिए, उस टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेक्शन ए है, फिर नीचे सेक्शन बी है, ऐसे ही सेक्शन सी आपको नीचे मिलेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले नोट की अगर हम बात करेंगे तो अटेम्प्ट ऑल द सेक्शंस, आपको सारे सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं। चूंकि आपके पास 3 सेक्शन है, ए, बी और सी। वहीं पर इफ रिक्वायर एनी मिसिंग डेटा देन चूज द सुटेबली, यानी कि अगर आपका कोई डाटा मिस है, कोई न्यूमेरिकल आप कर रहे हैं, तो आप उसमें जो आइडियल वैल्यू वहां पर यूज करते हैं हम न्यूमेरिकल करते हुए, वो आपको यूज करनी है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे ये बार बार पूछ रहे हैं फर्स्ट ईयर की। द क्वेश्चन पेपर मे बी आंसर्ड इन हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और इन द मिक्स्ड लैंग्वेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश एज पर द कन्वेंस। मतलब कहने का यह है कि आपका क्वेश्चन पेपर अब जो आता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आता है। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम हिंदी में लिखें प्रॉपर या इंग्लिश में लिखें प्रॉपर। तो उन्होंने नोट करके ये दिया हुआ है कि आप हिंदी में लिख सकते हैं प्योरली, इंग्लिश में लिख सकते हैं प्योरली, या मिक्सिंग करके लिख सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो 5 मिनट आप उसको आराम से पढ़िए, पूरे क्वेश्चन पेपर को, क्या क्या चीजें, क्या क्या इंस्ट्रक्शन वहां पर दी हुई हैं। ठीक है, तो यानी कि ये इंस्ट्रक्शन आपकी वहां पर लिखी होती है कि आप चाहे हिंदी में लिखें प्योरली या इंग्लिश में लिखें, या दोनों का मिक्सिंग करके लिख सकते हैं। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर मिक्सिंग करके लिखेंगे तो नंबर तो नहीं कट जाएंगे, है ना। तो ये उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो ये समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेक्शन ए। सेक्शन ए आपका जो है, ये इसमें ऑल क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं ब्रीफली, मतलब बहुत शॉर्ट में आपको यहां पर बताना है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 7 नंबर यहां पर होंगे, तो ये सेक्शन आपका 14 मार्क्स कंटेन करके चलता है। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखिए तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है ये इसने पूछा है। 2 नंबर में जितना इनफ होगा उतना आपको लिखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का डेरिवेशन भी कराया हुआ है। तो बच्चों को क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं जब सेक्शन ए को करने बैठते हैं स्टार्टिंग में,
तो क्या होता है कि उनके अंदर जो नॉलेज होती है वो पूरी यहाँ पर ये लिखने की कोशिश करते हैं और इसी में वो पीछे रह जाते हैं। जब मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी तो स्ट्रेटेजी में मैंने बताया था कि सेक्शन ए को आप कोशिश करें कि लास्ट में अटेम्प्ट करें, सबसे लास्ट में, या अगर आप फर्स्ट पार्ट में अटेम्प्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग में तो आप कोशिश करें 30 से 40 मिनट्स में इसको ख़त्म करने की। इससे ज़्यादा समय आप लेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाएगा क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हुए। और फिर आप सॉरी और फिर आप पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, आपको समय की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट करंट में केवल डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा है तो आप उसको बताकर और निकलिए, आपको ज्यादा एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं करना है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है एग्जैक्ट अगर एक्चुअली मैं बताऊं आपको, तो जो आपकी कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं, जब यहाँ पर चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर डिस्प्लेस होता है तो दैट्स कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और हमें पता है कि चार्ज का डिस्प्लेसमेंट जब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर तो करंट फ्लो होता है। तो दैट मीन्स जब ये एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है तो दैट्स कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियर हुआ? ये थोड़ा थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है कि मैक्सवेल की इक्वेशंस ने इंट्रोड्यूस करा है, ये सारी चीज़ें वो आप जहाँ से आपके नोट्स अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो वही प्रीफर करें। मैं यही बार बार बोल रहा हूँ, जो नोट्स आपने पहले पढ़े हुए हैं उन्हीं पर फोकस करें, जो नोट्स आपने पहले बनाए हुए हैं उन्हीं पर फोकस करें। बस आपको यहाँ से ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है फिर आगे आपके स्टेट वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड द रे लाइन जीन्स लॉ। अब यहाँ पर 2 नंबर में 2 लॉ पूछ लिए हैं आपसे, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इन दोनों लॉज को आप इस तरीके से कॉपी में लिखें कि आपका समय भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और आप दो में से 2 नंबर भी गेन कर सकें, है ना। तो जैसे सबसे पहले विंस डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, तो विंस डिस्प्लेसमेंट का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो उसकी डेफिनेशन आप उसी से लिख देंगे। ठीक है, ये तो मैंने पूरा डिटेल में इसको लिख दिया है कि टी क्या है, वी क्या है, लैम्डा मैक्सिमम क्या है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। आप सीधा फॉर्मूला लिखेंगे, लैम्डा मैक्स इक्वल्स टू वी अपॉन टी लिख दीजिएगा, या लैम्डा मैक्स इंटू टी इक्वल्स टू वी लिख दीजिएगा, है ना। ये बताने की आपको जरूरत यहाँ पर नहीं है 2 मार्क्स में। ठीक है, तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, द वेवलेंथ ऑफ द मैक्सिमम एमिशन फ्रॉम द ब्लैक बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब कहने का ये है कि वेवलेंथ जो है मैक्सिमम एमिशन की किसी ब्लैक बॉडी से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। यही फॉर्मूला हमें बता रहा है। अगर मैं लैम्डा मैक्स इक्वल्स टू लिखता हूँ v अपॉन टी, तो ये तो एक कांस्टेंट है, तो लैम्डा मैक्सिमम क्या आ जाएगा यहाँ से, इनवर्सली हो जाएगा टी के। ठीक है, तो दैट्स द स्टेटमेंट और ये फॉर्मूला आप लिख देंगे, इनफ है विंस डिस्प्लेसमेंट के लिए। वहीं पर रेलाइन जीन्स लॉ क्या कहता है, डिस्क्राइब द स्पेक्ट्रल रेडियंस ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एट लो फ्रीक्वेंसीज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रे लाइन जीन्स लॉ हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आप लिख देंगे। ठीक है, तो इतना ही आपको 2 मार्क्स में लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन को अगर आप 2-3 पेपर में लिख के आएंगे तो अपना ही टाइम वेस्ट करेंगे और आपको नंबर 2 से ज्यादा नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि जिसका वेटेज ही 2 नंबर का है उस पर एग्जामिनर 7 नंबर आपको नहीं दे सकता है, चाहे आप कितना भी बेहतरीन लिख दीजिए उसके बारे में। ठीक है, तो यही टाइम का मैनेजमेंट करने के लिए आपको मैं ये मॉडल पेपर विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए वहीं पर आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम बात करें, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर 10 वोल्ट पर मीटर एंड द 0.265 एम्पियर पर मीटर, तो व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी फ्लो। ये आपका न्यूमेरिकल है, 2 मार्क्स में इनफ है। 2 मार्क्स के लिए इसका सॉल्यूशन आप करके दिखाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, द मैक्सिमम एनर्जी फ्लो अकॉर्डिंग टू द पॉइंटिंग वेक्टर इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई एस मैक्स इक्वल्स टू 1/μ0 ई मैक्स इंटू एच मैक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जहां पर एस मैक्स क्या है, वो आपका मैक्सिमम एनर्जी फ्लो होता है, ई मैक्स क्या है, मैक्सिमम एनर्जी फील्ड इंटेंसिटी होता है,
एच मैक्स क्या है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, ये वैल्यूज आपको गिवन है। म्यू नॉट जो है परमेबिलिटी होता है फ्री स्पेस के लिए, जिसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपका दिया हुआ है, अगर कोई वैल्यू मिस है तो आप उसको आइडियली जो वैल्यू होती है वो आप यूज करेंगे। तो अगर आपको एग्जाम में नहीं दी हुई है, क्वेश्चन पेपर में वैल्यूज नहीं दी हुई हैं, तो आप उनको याद रखें। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी म्यू नॉट की होती है। इस फॉर्मूले में आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे, देन यू गेट द एस मैक्स। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू सारी पुट करके। कैलकुलेटर का यूज जितना ज्यादा आप अभी करेंगे उतना ही एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये गारंटी है। अदरवाइज बच्चे एग्जाम से एक दिन पहले ले लेते हैं और फिर जब वो एग्जाम में सॉल्व करने बैठते हैं तो वो कैलकुलेटर गलत यूज करके आंसर गलत ले आते हैं। तो उस चीज से आपको बचना है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप करेंगे उतना बेहतर रहेगा। कैलकुलेटर चलाने की कीजिए या फिर क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने की कीजिए। न्यूमेरिकल पोर्शन, डेरिवेशन पोर्शन बेटा आपको नोटबुक में याद करके उसको लिख कर देखना है। अदरवाइज जब आप एग्जाम हॉल में लिखेंगे, आपको पहले तो आपने याद कर लिया, आपको लगेगा कि वी आर कॉन्फिडेंस के हम इसको कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसको करने बैठेंगे एग्जाम हॉल में तब वहां पर समस्या क्रिएट हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हुआ? तो ये आपका एक न्यूमेरिकल था छोटा सा, ये आपका कंप्लीट हुआ। इतना ही आपको करना है। आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, ये सारी एक्सप्लेनेशन जो है इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर लिखना चाहते हैं तो इनफ, बट आप इसको अवॉइड करेंगे 2 मार्क्स के लिए इनफ है। विदाउट इसके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, अब ये क्वेश्चन आपका हो गया थर्ड। अब फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन इंटरफेरेंस? आप इंटरफेरेंस से क्या समझते हैं? तो इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस अकर्स व्हेन टू और मोर वेव्स मीट एंड ओवरलैप। मतलब इंटरफेरेंस क्या होता है बच्चों? इंटरफेरेंस देखो, इंटरफेरेंस जो है आप रिलेट करेंगे इंटरफेयर से। इंटरफेयर कब होता है? जब हम एक की बात में अपनी बात को एंटर करा देते हैं या बीच में बोल जाते हैं। तो वैसे ही यहां पर है। तो इंटरफेरेंस अकर होता है जब दो या दो से अधिक वेव्स मीट करती हैं या एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं, है ना, डिपेंडिंग ऑन वेदर द वेव री इन्फोर्स और कैंसल ईच अदर। वो फिर डिपेंड करेगा कि जो एक दो से ज्यादा वेव हैं वो एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रही हैं या कैंसिल कर रही हैं। इंटरफेरेंस कैन रिजल्ट इन आइदर ए स्ट्रॉन्ग और वीकर ओवरऑल वेव। तो फिर क्या होगा, इंटरफेरेंस का जो रिजल्ट है वो तो या तो स्ट्रॉन्ग मिलेगा या वीक मिलेगा। बस इतना ही इनफ है। और अगर आप बनाना चाहते हैं तो एक डायग्राम बना सकते हैं डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। इस तरीके से एक वेव आई, फिर अगर सेम ऐसे ही आपकी एक वेव आ रही है तो ये आपका एम्पलीफाई होकर मिलेगा इस तरीके से, है ना। और अगर एक वेव आपकी इस तरीके से है और वो आउट ऑफ फेस है दूसरी वेव के साथ, यानी कि इस तरीके से है, तो जब ये दोनों मिलेंगी तो देन यू गेट द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आप ये वेव फॉर्म बना सकते हैं। क्लियर हुआ? तो 2 मार्क्स के लिए इनफ है इतनी चीजें बस। इससे ज्यादा आप लिखेंगे तो मार्क्स 2 ही मिलेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे। ठीक है, वहीं पर आते हैं ई यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द लाइट रे फ्रॉम द टू इंडिपेंडेंट वर्ब्स डू नॉट शो इंटरफेरेंस, गिव द रीजन। यानी कि दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज जो हैं, बल्ब जो हैं, वो इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं कर सकते, इसका रीजन आप बताइए। क्योंकि अगर आपने इंटरफेरेंस को पढ़ा होगा डीपली तो आपको पता होगा कि इंटरफेरेंस कब मिलता है, उसके लिए किस तरीके के सोर्सेज होने चाहिए। तो टू जो हमारे रूम में दो लाइट लगी हुई हैं, दो एलईडी बल्ब्स लगे हुए हैं, तो वो क्यों नहीं इंटरफेरेंस दे पाते? उसका कारण क्या है वो हम जानते हैं। द लाइट रेज फ्रॉम द टू इंडिपेंडेंट बल्ब्स डू नॉट शो इंटरफेरेंस बिकॉज दे आर नॉट कोहेरेंट। वे दोनों क्या हैं, कोहेरेंट नहीं होते हैं। यही रीजन होता है कि वो आपका इंटरफेरेंस शो नहीं कर पाते। देयर फेज आर रैंडम एंड नॉट सिंक्रोनाइज्ड। उनके फेज जो हैं वो रैंडम रहते हैं, सिंक्रोनाइज नहीं रहते हैं, प्रिवेंटिंग द कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फ्रॉम द अकरिंग। यानी कि वो प्रिवेंट करते हैं फिर, यानी कि वहां से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं मिलता है। तो इतना इनफ है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। क्लियर हुआ? तो किस तरीके से क्वेश्चन में कितना मैटर आपको लिखना है वो आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आप पहली बार एग्जाम देंगे एकेटीयू का, तो उसमें आपको समस्या आएंगी कि कितना आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेक्शन ए के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द लेजर। लेजर के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो मेन कंपोनेंट्स तो बहुत सारे हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। अगर आप इनको एक्सप्लेन करने बैठे तो फिर आपके 10 से 15 मिनट चली जाएंगी।
और नंबर आपको 2 ही मिलेंगे। तो यहाँ पर केवल और केवल कंपोनेंट्स लिखने हैं आपको। तो द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द लेजर कैन बी समराइज एज फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज द गेन मीडियम, सेकंड वन इज द पंपिंग सोर्स, थर्ड वन इज द ऑप्टिकल कैविटी जिसको हम रेजोनेटर भी बोल देते हैं, नेक्स्ट वन इज द एक्टिव मीडियम और नेक्स्ट इज द कूलिंग सिस्टम। बस ये आपको लिखकर निकल जाना है, इतना ही आपसे पूछा गया है और इतना ही आप बताएंगे। देखिए एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हैं आपको पता है बहुत कुछ, लेकिन एग्जामिनर ने जितना पूछा है आप उसको उतना ही बताइए। उससे ज़्यादा बताएंगे तो एग्जामिनर ये सोचेगा कि ये मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है, ये रियलिटी है, तो वो आपसे चिढ़ सकता है। फिर जो आपका क्वेश्चन सही भी है उस पर वो मार्क्स कट कर सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें आपको बिल्कुल भी कोई भी सामंजस्य बनाकर रखना है कि आप टाइम का मैनेजमेंट बिल्कुल हिसाब से करके चलें और जितना आपसे पूछा गया है उतना ही आप लिखें। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ज़्यादा लिखते हैं, ज़्यादा समय वहाँ पर वेस्ट करते हैं। ठीक है, आप थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दीजिए जब आपके पास अगर समय है लास्ट में, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दीजिए जब आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो, वहां पर मैनेज कर लीजिए टाइम को, है ना। तो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट डाउन एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ द नैनो मटेरियल। नैनो मटेरियल की कोई भी 2 एप्लीकेशन आपको लिखनी है। तो सबसे पहले आपका बायोमेडिकल एप्लीकेशन हो गया और सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको केवल ये पॉइंट लिखने हैं, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा यहाँ पर दे दिया है डिटेल, लेकिन आपसे केवल और केवल 2 एप्लीकेशंस पूछी गई हैं। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे बायोमेडिकल एप्लीकेशन और सेकंड वन लिखोगे आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। बस आपको ये एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो आपसे पूछा गया है केवल उतना ही आपको लिखना है, डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बायोमेडिकल एप्लीकेशन में जैसे नैनो मटेरियल्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द बायोमेडिसिन फॉर द ड्रग्स डिलीवरी। जैसे बॉडी के विभिन्न विभिन्न पार्ट्स में ड्रग्स की डिलीवरी की जाती है तो वो नैनो मटेरियल से ही पॉसिबल है। इमेजिनिंग करने में की जाती है, टिश्यूज इंजीनियरिंग में की जाती है बायोमेडिकल क्षेत्र से, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का तो आपको पता ही है, नैनो मटेरियल की वजह से ही आपका क्या है, मोबाइल फोन आपके हाथ में है जिससे आप सब कुछ कर सकते हैं, है ना। नैनो मटेरियल्स आर इंटीग्रल टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉलर, फास्टर एंड मोर एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, जिससे कि आप अभी मेरी इंजीनियर्स गेटवे पर जो वीडियो है वो आप देख पा रहे हैं मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू। तो वो इतना बड़ा जो आपका डिवाइस बनता था उसको नैनो मटेरियल की मदद से ही हमने शॉर्ट करके अपने टेबल पर अपने हैंड में लेकर आ गए। ठीक है, तो ये आपकी एप्लीकेशन हो गई नैनो मटेरियल्स की। वहीं पर आगे बात करते हैं, अब आपका सेक्शन बी आ जाता है। तो हमने क्या बताया, सेक्शन ए में केवल और केवल आपको 30 से 40 मिनट लगानी है। आप चाहे स्टार्टिंग में कर लीजिए या लास्ट में कर लीजिए, मेरी राय यही है कि आप इसको सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए को आप लास्ट में ही करें तो बेहतर रहेगा। सेक्शन ए जो है वो लास्ट में आपको अटेम्प्ट करना है तो बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर आप अगर समय की थोड़ी सा डिसबैलेंस भी होता है तो आप उसमें 2 मार्क्स वाले में मैनेज कर सकते हैं कम लिख कर। अदरवाइज अगर बच्चे पहले ही लिखने बैठ जाते हैं तो वो ब्रॉड लिख देते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता है कि 1 घंटा निकल गया या सवा घंटा निकल गया। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी या सेक्शन सी में से जो भी आपको बेहतर आता हो वो आप करें पहले अटेम्प्ट। मेरे अकॉर्डिंग आप जैसे एग्जाम हॉल में करेंगे वो आप एक एक पेपर में आप मेरे अकॉर्डिंग, मेरी जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करके देखें, गारंटी है आप सेटिस्फाई जरूर होंगे। ठीक है, आप सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में क्या होता है कि आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी 3 क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट करेंगे जो आपको बेहतर तरीके से आते हो। आपको हो सकता है कि 5 क्वेश्चन आपको आते हैं लेकिन किसी क्वेश्चन में थ्योरिटिकल पोर्शन पूछ लिया, उसके साथ न्यूमेरिकल दे दिया, आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है तो वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ना करें। कोशिश करें उन 3 को बेस्ट वाले जो हैं, आपको बिल्कुल एक्यूरेट जो आते हैं उनको आप अटेम्प्ट करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका 21 मार्क्स को कंटेन करके चलता है सेक्शन, और इतने ही आपको पास होने के लिए चाहिए। तो डरने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, एक ही सेक्शन आपको पास करा जाएगा अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करें तो। और जब आप इस सेक्शन को तैयार करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि सेक्शन ए में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर आपको यहाँ पर कोई मार्क कटता है तो आप सेक्शन ए में लीड बना लेंगे, तो पास होने की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है,
तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सेक्शन बी सेक्शन सी को आप पहले अटेम्प्ट करें। तो सेक्शन बी में अगर हम आते हैं तो कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशनल रिजिड बॉक्स ऑफ द लेंथ 25 एंगस्ट्रॉम। मतलब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। कब? जब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो वन डायमेंशनल बॉक्स में है जिसकी वेवलेंथ है 25 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? चलिए, क्या है यहाँ पर? तो जो एनर्जी लेवल होता है वो ई एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2ml² आपका फॉर्मूला होता है। मैं थोड़ा सा इधर यहाँ पर बड़ा करके लिख देता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि ये इमेज फॉर्म में मैं इसीलिए लेकर आया हूँ कि शॉर्ट तरीके से आपको चीज़ें मिल जाए। मैं बता दूँ यहाँ पर L²। यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है आपकी, क्या क्या चीज़ें ये हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है n इक्वल्स टू 1, दैट्स द ग्राउंड स्टेट, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी जब n इक्वल्स टू 2 होगा। तो पहले यहाँ पर आप n की जगह 1 रखेंगे, फिर n की जगह 2 रखेंगे, जैसा कि यहाँ पर हमने पुट की हैं वैल्यूज। n की जगह 1 रख दिया, n की जगह 2 रख दिया, तो E1 आ गया आपके पास, E2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं वो यहाँ पर आप लिख लेंगे, जैसा कि यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर दी E1 में और E2 में। E1 और E2 में वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास E1 आ गया, फिर E2 आ गया। तो दोनों वैल्यूज आपके पास निकल गई। क्योंकि हमें एनर्जी डिफरेंस निकालना है इन दोनों स्टेट्स के बीच का, तो आप क्या करेंगे? E2 में से E1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्यों? E1 आपका ग्राउंड स्टेट है एनर्जी की, और E2 जो है वो उससे ऊपर की एनर्जी स्टेट है, तो यहां पर एनर्जी ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस वन, तो इसलिए आप E2 से E1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो E2 माइनस E1 हो जाएगा। दोनों को जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे देन यू गेट द एनर्जी डिफरेंस, दिस वन। तो ये आपका एनर्जी डिफरेंस हो गया, यही आपसे पूछा गया था और इतना ही आपको करना था। तो देखिए, न्यूमेरिकल बहुत इजी है फिजिक्स के, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। और सेक्शन बी बच्चों, लास्ट 2 से 3 पेपर्स अगर आप उठाकर देखेंगे तो वहां पर सेक्शन बी न्यूमेरिकल वाला ही पूछा जा रहा है पूरा। पॉसिबिलिटी 1-2 क्वेश्चन की रहती है। मैंने यहाँ पर बेसिकली एक क्वेश्चन यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन से भी लिया हुआ है, लेकिन सेक्शन बी आपका ज़्यादातर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन को ही कंटेन करके चलता है। तो ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है, न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को आप ना छोड़ें, प्रैक्टिस जरूर करें। बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। ऑप्टिकल फाइबर का तो इतना ईजी न्यूमेरिकल है कि उससे ज़्यादा ईजी न्यूमेरिकल हो ही नहीं सकता। और वो आ गया तो आपको 7 नंबर ये मानिए फ्री के हैं। एक पेपर पे आपका वो क्वेश्चन हो जाता है, उसमें कुछ करना भी नहीं है, और 4 से 5 फॉर्मूले हैं, उन्हीं का डेरिवेशन भी है। दोनों तरीके से आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। आई होप ये आप कर देंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, सो दैट द रेडिएशन प्रेशर एक्सर्ट बाई ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू द एनर्जी डेंसिटी फॉर ए मीडियम, जिसकी कंडक्टिविटी दी हुई है आपको, सिग्मा आर दिया हुआ है। फाइंड आउट द कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज दिस वन। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप सेल्फ करेंगे। मैंने ये क्वेश्चन ही आपके लिए छोड़ा है, आपको सेल्फ करना है ये अपने आप से। और अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। 1-2 दिन बाद मैं इसकी जो PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगा मॉडल पेपर की, तो उसमें मैं इसको सॉल्व करके आपको दे दूंगा। ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस करें अपने आप से तो बेहतर रहेगा। ठीक है, मैंने इसलिए इस न्यूमेरिकल को छोड़ा है। न्यूमेरिकल की 1 शूट वीडियो अवेलेबल है, आप उसको जाकर देखिए। पूरे फिजिक्स के न्यूमेरिकल वहां पर हमने उसमें वीडियो में इन्वॉल्व किए हैं। यूनिट 5th में जो 1-2 टाइप का न्यूमेरिकल बनता है, आज मैंने यहाँ पर भी लिया है बेसिकली एक न्यूमेरिकल, और साथ ही साथ 1-2 क्वेश्चन हमने यूनिट 5 की जो 1 शूट वीडियो है उसमें भी कवर अप कराया है, जिस तरीके का वो न्यूमेरिकल पूछ सकता है यूनिट 5 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि सेक्शन बी का जो दूसरा क्वेश्चन था वो यहाँ पर इस तरीके से आपका गिवन था। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की सेक्शन बी के, तो वो क्या है? Discuss the phenomena of interference of light due to the thin film and find the condition of the maxima and the minima। मतलब हमें फिनोमिना इंटरफेरेंस का डिस्कस करना है, कब? जब थिन फिल्म की बात होती है, और फिर फाइंड आउट करना है कंडीशन फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसके बाद क्या बताना है? सो दैट द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड द ट्रांसमिटेड मोनोक्रोमेटिक लाइट आर द कॉम्प्लीमेंट्री।
देखो यहाँ पर क्वेश्चन अगर हम देखें तो लेंथी है। अब इसको आपको लिखना कैसे है स्मार्टली, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। वही चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को इन्वॉल्व करने का यही मेरा मोटिव था कि बच्चे कैसे इसको एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन बहुत लेंथी आपको है अगर आप अटेम्प्ट करने बैठेंगे। तो पहले तो आप इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको प्रूफ करना है कि इंटरफेरेंस जो पैटर्न है, रिफ्लेक्टेड एंड द ट्रांसमिटेड लाइट, वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो दैट मीन्स आपके दोनों डेरिवेशन आप यहाँ पर करके नहीं दिखाएंगे, आप केवल और केवल एक डेरिवेशन करेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू द थिन फिल्म इन या ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट से पूरा आप डेरिवेशन करेंगे, उसके रिजल्ट आ जाएंगे आपके पास फॉर द कंस्ट्रक्टिव और द डिस्ट्रक्टिव या फिर फॉर द ब्राइट और डार्क फ्रिंज, है ना। फिर आप लिखेंगे वी नो दैट in the transmitted light path difference is this, then we get for the transmitted light, उसमें स्टोक्स लॉ की वैल्यू, जो स्टोक्स लॉ एक यूज जो होता है, वो स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। बस आप वहां से लिख देंगे और वहां से लिखने के बाद उसके रिजल्ट आ जाएंगे और रिजल्ट आने के बाद दोनों को कंपेयर करके आप कॉम्प्लीमेंट्री दिखा देंगे। दूसरा, आप डेरिवेशन पूरा नहीं करेंगे क्योंकि दोनों के डेरिवेशन अलग अलग बहुत लेंथी हैं। आप एक डेरिवेशन करेंगे, दूसरे को लिखेंगे, सिंपल उसका रिजल्ट एंड ऑफ द जहां से वो चेंज होता है ना, और फिर दोनों को कंपेयर कर देंगे, इनफ है। बस यही देखो, यही चीज, यही टेक्निक होती है अपने टाइम मैनेजमेंट की। वरना बच्चे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड दोनों है, तो इसका मतलब वो दोनों करने बैठ जाएंगे और वो एक क्वेश्चन का समय यहाँ पर बर्बाद कर देंगे, क्योंकि एक पूरा डेरिवेशन जो उन्होंने किया है, जो नहीं करना था, वो दूसरा कर लेते उस समय में, है ना। तो यही समय को हमें बचाना है, ठीक। तो पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म के बारे में। एक्चुअल होता क्या है कि आप जो बबल देखते हैं ना, साबुन के बबल्स, अगर आप उन पे लाइट इंसिडेंट करें तो आपको वो लाइट कलरफुल दिखाई देता है, बबल कलरफुल। वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो जो बबल बनता है उसमें दो प्लेट्स बन जाती हैं, एक अपर एक डाउन, और जब उस पर लाइट इंसिडेंट होती है तो वहां पर आपका इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म का फिनोमेना आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। या फिर आप देखें, ऑयल की परत अगर कहीं पर है या ऑयल की कोई ड्रॉप अगर पानी के संपर्क में आती है तो वो ऑयल की जो ड्रॉप है वो कलरफुल दिखाई देती है, वो भी यही रीजन है। तो यहीं पर यही लिखा हुआ है, एवरीवन इज फैमिलियर विद द ब्रिलियंट कलर exhibited by the thin oil film spread on the surface of the water and also by a soap bubble, है ना। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है और ये जो मैं स्क्रीनशॉट्स लेकर लाया हूँ, एक्चुअली ये मैं जो मैंने वीडियोस पढ़ाई हुई हैं वही लेकर आया हूँ, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने पहले वही चीजें पढ़ रखी हैं तो कोशिश करे कि उसी को वो रिवाइज करे, नई चीजों में कहीं ना फंसे। जो चीज आपने पढ़ी हुई है, जो आपके पास नोट्स हैं, उन्हीं को आप बेहतर माने, उन्हीं से आप रिवाइज करें बार बार। ऐसा ना हो कि आज यहाँ से पढ़ रहे हो, कल को वहां से पढ़ रहे हो, इसमें आप समय ही बर्बाद करोगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के। अपने नोट्स पर कॉन्फिडेंस बनाओ, जो भी है उन्हीं को बार बार रिवाइज करेंगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है। तो ये इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म हो गया है। एक्चुअल में आपको करना क्या है, ये थोड़ा सा सोप बबल में जो इंटरफेरेंस होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये आपका दो जो वेव्स हैं यहाँ पर, दोनों वेव्स अगर सेम फेस के साथ हैं तो आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, और अगर आउट ऑफ फेस हो जाती हैं, जैसा कि एक वेव ये है और एक वेव ये है, तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर डार्क आपको देखने को मिलेगा। ये उसी को एक्सप्लेन यहाँ पर किया गया है। अब इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म के लिए आप सबसे पहले ये एक बेहतरीन सा, बहुत सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे। पहले तो ये इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म दिखाएंगे, ये वाला। इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए भी है और ये ट्रांसमिटेड लाइट, दोनों इसमें यहाँ पर दी हुई है, क्योंकि उसने दोनों का जिक्र वहां पे किया हुआ है, तो इसलिए ये डायग्राम बनाना जरूरी हो गया है। फिर आप जब डेरिवेशन करेंगे वो ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट करेंगे, तो आप केवल ये डायग्राम बनाएंगे, नीचे उसके हेडिंग लिखेंगे इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट, फिर ये आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब इसको डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे आप ड्राइव करना, ड्राइव करके आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा डेरिवेशन आपको करना है। आप यहाँ पर ये नहीं सोचेंगे कि सर ने ये बताया तो इतना ही आप लिखकर निकल जाएंगे, नहीं, डेरिवेशन आपको पूरा करना है यहाँ तक। ये आपका किसका है, रिफ्लेक्टेड लाइट का। तो कंडीशन क्या आ गई है, फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2 μt cos r इक्वल्स टू 2n - +1 λ/2।
ये आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हो गई है। वहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन की बात करें तो पार्ट डिफरेंस आपका ये होता है, फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू यहाँ पर ये एन लैम्डा आता है। ठीक है, तो ये आपकी डिस्ट्रक्टिव के लिए हो गई। फिर आप लिखेंगे इंटरफेरेंस ड्यू इन द थिन फिल्म ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट। वहां पर आप लिखेंगे एक जो कंडीशन है जिसकी वजह से ये रिजल्ट चेंज हो जाता है, वो आप यहाँ पर स्टोक्स लॉ, स्टोक्स थ्योरम का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे देंगे। फिर उसके बाद फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पार्ट डिफरेंस इज दिस वन, देन यू गेट द 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू एन लैम्डा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 या फिर माइनस प्लस, इस तरीके से आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देख यहां से कंपैरिजन क्या हो रहा है, जो आपका कंस्ट्रक्टिव मिल रहा था रिफ्लेक्टेड में, वो डिस्ट्रक्टिव में मिल रहा है किसके लिए, ट्रांसमिटेड के लिए। और जो कंडीशन आपकी डिस्ट्रक्टिव के लिए थी वो यहां पर कंस्ट्रक्टिव के लिए मिल रही है। तो हो गए ना एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। तो यही उसने प्रूफ कराया था। तो लास्ट में आप लिख देंगे हेंस बोथ द कंडीशंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ड्यू टू द ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट्स आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यही आपसे प्रूफ कराया गया। ठीक है, समझ में आ गया ना किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेक्शन बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एटेन्यूएशन एंड डिस्पर्सन। एटेन्यूएशन और डिस्पर्सन से आप क्या समझते हैं। इन एन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन यूजेस ए 25 किलोमीटर लॉन्ग फाइबर हैविंग ए लॉस ऑफ 2.5 dB per kilometer, द इनपुट पावर इज दिस वन, कंप्यूट द आउटपुट पावर। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले उसने पूछा है एटेन्यूएशन और डिस्पर्सन लॉस क्या होता है, आप इससे क्या समझते हैं। फिर उसने कैलकुलेट करा ली है आउटपुट पावर। ठीक है, यानी कि थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब आप इस पे क्या करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल भी पूछा है थ्योरिकल भी पूछा है, तो आप थ्योरी को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसके टाइप्स आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जैसे एटेन्यूएशन हो गया या डिस्पर्सन के भी टाइप होते हैं, तो आप डीपली नहीं जाएंगे, केवल और केवल आप उसको डिफाइन करके निकल लेंगे, है ना। तो जैसे एटेन्यूएशन है, तो एटेन्यूएशन क्या होता है, एक तरीके का लॉस होता है। किस तरीके का लॉस है कि एटेन्यूएशन रेफर टू द लॉस ऑफ द सिग्नल पावर एज लाइट प्रोपोगेट थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। मतलब एटेन्यूएशन क्या है, एक तरीके का लॉस है किसमें, सिग्नल की पावर में, जब आप उसको प्रोपोगेट कराते हैं थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर से जब आप उसको प्रोपोगेट कराएंगे तो वहां पर सिग्नल की पावर में जो लॉस होगा दैट्स कॉल्ड द एटेन्यूएशन। इट अकर्स ड्यू टू द वेरियस फैक्टर्स सच एज द एब्जॉर्प्शन हो गया, स्कैटरिंग हो गया, बेंडिंग लॉसेस हो गया। इन सब की वजह से आपको ये पावर में लॉस देखने को मिलता है। अब आप इनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहाँ पर, है ना। एटेन्यूएशन इज टिपिकली मेजर्ड इन द डीबी पर किलोमीटर, डेसिबल पर किलोमीटर में इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, रिप्रेजेंटिंग द डिक्रीज इन द सिग्नल पावर ओवर ए सर्टेन डिस्टेंस, है ना। एक डिस्टेंस उसने ट्रेवल की सिग्नल ने, तो उसमें कितना पावर लॉस हुआ वही एटेन्यूएशन बताता है। लोअर एटेन्यूएशन वैल्यूज इंडिकेट बेटर सिग्नल ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। अगर एटेन्यूएशन की वैल्यू कम आ रही है तो उसका मतलब ये है कि सिग्नल एक बेहतरीन फॉर्म में आपका ट्रांसमिट किया गया है विदाउट एनी लॉसेस। तो ये आपका एटेन्यूएशन है और इतना ही आप एक्सप्लेन करेंगे, इनफ है। फिर डिस्पर्सन की बात कर लेते हैं। डिस्पर्सन क्या होता है, डिस्पर्सन रेफर्स टू द स्प्रेडिंग ऑफ द ऑप्टिकल पल्सेस एज दे ट्रेवल थ्रू द फाइबर। जैसे ही वो फाइबर से आपका सिग्नल ट्रेवल करता है तो उसकी जो वेव्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, स्प्रेड हो जाती है इस तरीके से। पहले ये वेव आपकी ऐसे थी, अब ये स्प्रेड हो गई है, फैल गई है। ये आप देख रहे हो ना, ये साइकिल इतनी बड़ी हो गई है, पहले यही साइकिल कितनी थी, इतनी सी थी, है ना। तो ये स्प्रेडिंग ऑफ द सिग्नल जो है, जब आप ट्रांसमिट करते हैं ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू अपने सिग्नल को, तो वो आपका डिस्पर्सन कहलाता है। क्लियर है, ये समझ में आपको आ गया होगा। तो इतना ही बस आप इनफ लिखेंगे जो यहाँ पर दिया हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे, वो टाइम ही फिर वेस्ट होगा, क्योंकि जितने मार्क्स का है और जितने पार्ट्स में आपसे पूछा गया है उसी हिसाब से आप डिवाइड करके चीज़ें लिखेंगे। क्लियर। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल की। जो न्यूमेरिकल पूछा गया था, मैंने बताया था बहुत इजी न्यूमेरिकल आपका ऑप्टिकल फाइबर से बनता है। तो आपको दिया हुआ है 25 किलोमीटर का लंबा फाइबर है, एटेन्यूएशन जो है वो 2.5 dB पर किलोमीटर वहां पर हो रहा है, जो इनपुट पावर है वो 2500 माइक्रोवाट है, आउटपुट पावर आपसे पूछी है। फॉर्मूला आपका है यहाँ पर पी आउट इक्वल्स टू पी इन, ये आपका एंटीलोग है यहाँ पर, क्योंकि फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा dB पर किलोमीटर इक्वल्स टू होता है माइनस
10/L log 10 और फिर आपका होता है P आउट अपॉन P इन। इस तरीके से आपका फॉर्मूला होता है एटेन्यूएशन लॉस का। माइनस साइन जो है वो लॉस को यहाँ पर इंडिकेट करता है, ठीक है। तो जब आप इसको एंटी लॉग फॉर्म में करेंगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है ये आपका। फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, देन यू गेट द आउटपुट पावर दिस वन, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे भी आप करें वो कैलकुलेट आप कर लेंगे। यहाँ पर आप इसको जरूर चेक करें कि क्या आप इस तरीके से एंटीलॉग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला सही है, ठीक है, ये वैल्यू सही आएगी या नहीं, आप इसको जरूर चेक करें। अगर है तो बहुत ईजी आपके लिए हो जाएगा, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं एंटीलॉग के लिए। क्लियर हुआ? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन सेकंड यानी कि सेक्शन बी के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि 5th यूनिट से है। आप यहाँ पर ये भी देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में आए हैं वो हर एक क्वेश्चन हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन वहां पर पूछा गया है। 5th क्वेश्चन पर आ गए हैं हम, 5th यूनिट से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सुपर कंडक्टर क्या होता है और फिर मिजनर इफेक्ट को एक्सप्लेन कीजिए। तो सुपर कंडक्टर क्या है सबसे पहले आप बताएंगे। सुपर कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको आप अगर एक टेम्परेचर से बिलो लेकर जाए यानी कि उसका टेम्परेचर डिक्रीज करें तो इट बिकम्स द रजिस्टिविटी जीरो, उसकी रजिस्टिविटी जो है बिल्कुल जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स इट बिकम द सुपर कंडक्टर, कंडक्टर से भी बेहतरीन, है ना। और उसकी भी कुछ बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, वो सारी चीजें आपको वहां पर एक्सप्लेन करनी है। जैसे ए सुपर कंडक्टर इज ए मटेरियल दैट एग्जिबिट जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड एक्सपेल मैग्नेटिक फील्ड्स excluding in a thin layer at the surface then when cooled below a certain critical temperature। यानी कि अगर हम उसको क्रिटिकल टेम्परेचर जो एक सर्टेन टेम्परेचर होता है अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, अगर उससे बिलो पर हम उसको ठंडा करते हैं तो इट बिकम ए सुपर कंडक्टर। और वो सुपर कंडक्टर क्या दिखाता है? जीरो रेजिस्टेंस दिखाता है और एक्सपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड को। जब भी हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और एक वो सुपर कंडक्टर अगर है तो वो एक्सपेल करेगा, यानी कि उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाएगा, उसके बाहर से ही निकल जाएगा। दिस क्रिटिकल टेम्परेचर वेरीज फॉर द डिफरेंट सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। ऑब्वियसली बात है अलग अलग सुपर कंडक्टर मटेरियल के लिए ये क्रिटिकल टेम्परेचर वेरी कर सकता है। वहीं पर आते हैं मीजनर इफेक्ट। ये इतना नहीं है और भी इसके बारे में आप बताएंगे, है ना। मैंने एक मतलब आपको आइडिया दे दिया है क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट ही है, आपको सुपर कंडक्टर को भी एक्सप्लेन करना है, मिजनर इफेक्ट को भी एक्सप्लेन करना है। आप इस तरीके से मान के चलिए कि ये आपका क्वेश्चन 3+4 के रेशो में आपका है पूछा गया, यानी कि 3 मार्क्स का आपका सुपर कंडक्टर एक्सप्लेन करना है और सॉरी 4 मार्क्स में आपको मिजनर इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बच्चों मौसम चेंज हो रहा है, अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें क्योंकि इस समय अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो बहुत ही क्रूशियल समय चल रहा है, आपकी जो तैयारी है वो डिस्टर्ब कहीं ना कहीं हो जाएगी। तो स्वास्थ्य का जरूर आप ध्यान रखें, है ना। फिर 4 नंबर में आप मिजनर इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। अब मिजनर इफेक्ट क्या होता है? मिजनर इफेक्ट इज ए फिनोमिना ऑब्जर्व इन द सुपर कंडक्टर व्हेन दे ट्रांजिशन इनटू द सुपर कंडक्टिंग स्टेट। When a superconductor is cooled below the critical temperature and undergoes this transition, it expels nearly all magnetic flux from its interior. This expulsion of the magnetic flux result in the superconductor repelling magnetic field, causing them to the levitate about it। मतलब कहने का ये है कि मेजनर इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिना है जो ऑब्जर्व किया गया या जो ऑब्जर्व किया जाता है सुपर कंडक्टर में। कब? जब वो ट्रांजिस्ट होता है सुपर कंडक्टिंग स्टेट में। सुपर कंडक्टिंग स्टेट में कब ट्रांजिस्ट होता है? अभी मैंने ऊपर बताया, जब आप उसको एक सर्टेन क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो पर ठंडा करते हैं, है ना। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से जा रहा था, माना वो मटेरियल आपका कहाँ पे रखा हुआ था? मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखा हुआ था और उसको आपने इतना ठंडा कर दिया कि वो क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो हो गया। तो अब उसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी वो एक्सपेल होकर उसके बाहर से चली जाएंगी, ठीक है। यही फिनोमिना मिजनर इफेक्ट बताता है, ठीक है। ये आगे यही चीज दी हुई है। अब हम इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका मतलब कोई मटेरियल है, माना ये कोई भी मटेरियल है आपका, ठीक है। आपने
अभी क्या सिनेरियो बना हुआ है कि इसके अंदर से ये जो इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखा हुआ है। तो जब आपने देखा यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन क्या है, इसके अंदर से पास हो रही है। आप ये देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये इसके अंदर से पास होकर जा रही है। लेकिन जैसे ही ये ट्रांजिस हुआ फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट टू द सुपर कंडक्टिंग स्टेट, ट्रांजिशन टू द जीरो रेजिस्टेंस, दैट मीन्स सुपर कंडक्टिंग स्टेट, तो ये आपकी जो मैग्नेटिक लाइंस इसके अंदर से जा रही थी वो अब एक्सपेल हो गई और बाहर से इसके पास हो रही है, यानी कि अब इसके अंदर से नहीं जाएंगी। क्लियर हुआ? तो ये आपका सुपर कंडक्टर है और ये जो फिनोमिना है दैट्स कॉल्ड द मीजनर इफेक्ट। ठीक, और इसको दूसरे डायग्राम से अगर आप देखना चाहें तो यहां पर दिया हुआ है, अगर जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है तो आपका ये सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा, और जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो आपका टेम्परेचर पहुंचा तो दैट मीन्स ये एक्सपेल कर देगा इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी बॉडी के चारों तरफ से, बाहर से आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब पास होंगी, और यही फिनोमिना मीजनर इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो इसमें आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। डायग्राम जितना सुंदर, जितना नीट एंड क्लीन आप बनाएंगे उतना ही बेहतर रहेगा, एग्जामिनर पर उतना ही बेहतरीन इम्पैक्ट आपका पड़ेगा। ठीक है, जहां पर भी जिस क्वेश्चन में डायग्राम है वो आप नीट और क्लीन बनाने की कोशिश करें। ठीक है ना? चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट, मीजनर इफेक्ट। आप इसको और एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, ठीक है, क्योंकि आपसे थ्योरेटिकल यही चीजें पूछी गई हैं तो आप इनको भी डिटेल में बताएंगे, है ना? तो जैसे मीजनर इफेक्ट इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द टू की प्रॉपर्टीज ऑफ द सुपर कंडक्टर। फर्स्ट वन इज द जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को शो करता है और परफेक्ट डायमैग्नेटिक को शो करता है ना? यानी कि परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म को शो करता है, क्योंकि जब ये एक सुपर कंडक्टिंग स्टेट में पहुंचा तो वहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो एक्सपेल हो गई वहां से, उसकी बॉडी से, है ना? और जीरो इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी होती है क्योंकि ये सुपर कंडक्टर बन गया है। क्लियर हुआ? आई होप आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और ज्यादा समय वेस्ट हमें नहीं करना है, जितना जिस क्वेश्चन में पूछा गया है उतना ही हमें एग्जामिनर को बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं सेक्शन सी पर। तो ये सेक्शन बी आपका हो जाता है, अब हमें सेक्शन सी की बात करनी है। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो पहले ही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, वो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताया है कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, एंड अप्लाई इट टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द कॉम्पटन शिफ्ट, यानी कि डेल्टा एफ की वैल्यू यहाँ पर हमें, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। उससे पहले मैं बता देता हूँ, सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए, आप यहाँ पर नंबर 3 हो गया, फिर आपको 4, 5, 6, 7 इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। इनमें से आपको हर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो दैट मीन्स आपका एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, 7 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो हर एक क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का है। तो 5 into 7 दैट मीन्स सेक्शन सी जो है वो 35 मार्क्स को क्या करता है, कंटेन करके चलता है अपने 70 आउट ऑफ 35। ठीक है, तो यानी कि सेक्शन सी में 5 यूनिट से एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिसमें चॉइस में 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन आपको करना है, यानी कि 2 क्वेश्चन पर यूनिट से सेक्शन सी में आएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का होगा। ये सिनेरियो सेक्शन सी का है। तो पहला क्वेश्चन कॉम्पटन इफेक्ट पूछा है, फिर उसका डेरिवेशन ड्राइव कराया है। तो पहले आपको कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में बताएंगे, जैसा कि यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग इज ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन ए फोटोन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड a free electron of the scattering material which is initially at the rest. During the collision of the photon of the energy h nu transfers some of its energy to the target electron which gain the kinetic energy and recoil with the some velocity in the direction other than the direction of the incident photon. मतलब ये आपका कोई फोटोन है h nu एनर्जी का, ये मूव कर रहा है, रेस्ट में रखे हुए इलेक्ट्रॉन से ये कोलाइड किया। जैसे ही ये कोलाइड किया तो इसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी कुछ, किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन ने क्या गेन कर ली, काइनेटिक एनर्जी, और गेन करने के बाद वो क्या हो गया, फोटोन एक तरफ भाग गया, इलेक्ट्रॉन एक तरफ भाग गया, है ना? तो वो क्या हो गए हैं, अलग अलग डायरेक्शन में यहां पर भागने लगी। और यही इनकी वेवलेंथ में क्या चेंज आया, चेंज इन वेवलेंथ,
डेल्टा लैम्डा, यही प्रूफ करना है। लैम्डा माइनस लैम्डा डैश, हम इसको बोल देते हैं h अपॉन एम नॉट सी, 1 माइनस कॉस फाई, या आपने अगर स्कैटरिंग एंगल को थीटा लिया है तो थीटा भी हो सकता है, फाई है तो फाई ले सकते हैं आप। जो भी एंगल आपने लिया है, जिससे आपने पहले पढ़ा है, वही आप लेकर चलेंगे। तो ये तो आपने स्टेटमेंट दे दिया जो उसने पूछा था शुरुआत में कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। अब आप इसका डेरिवेशन करना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। इस डायग्राम का सिनेरियो अगर आपको समझ में आ गया तो डेरिवेशन में कुछ नहीं है, सीधा आप वैल्यूज निकालते जाइए, एक वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करते जाइए, आपका डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, सिनेरियो क्या है इस क्वेश्चन, जो डायग्राम है उसका, वो ये है कि जैसा भी मैंने बताया, एक फोटोन आ रहा है, वो एक जो रेस्ट में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है उससे टकराता है। देख यहाँ पर लिखा हुआ है ना, टारगेट इलेक्ट्रॉन एट द रेस्ट। अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे, जो ये फोटोन आ रहा है, इसकी एच न्यू तो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ द फोटोन बिफोर द कॉलिजन, कॉलिजन से पहले इसके पास इतनी एनर्जी है, और इसके पास मोमेंटम भी है क्योंकि ये मूव कर रहा है। वो क्या है, एच वी न्यू अपॉन सी, सॉरी एच न्यू अपॉन सी। ठीक है, ये आपके पास है। वहीं पर मोमेंटम ऑफ द फोटोन बिफोर द कॉलिजन, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है इस समय पर, वैसे एच न्यू होती है ना, और यहाँ पर आप रखेंगे तो ये मोमेंटम बता रहा है यहाँ पर, P इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी यहाँ मोमेंटम इक्वल्स टू एम वी होता है ना, तो वो यहाँ पर वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे, मोमेंटम ऑफ द फोटोन बिफोर द कॉलिजन। जैसे ही ये कोलाइड करेगा, चूंकि ये रेस्ट में है तो इसके पास मोमेंटम कितना है, 0 है, और रेस्ट में है तो एनर्जी क्या होगी, एम नॉट सी स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मान लिया हमने, एम नॉट है, और इसकी सी स्क्वायर वेलोसिटी है ना। बिफोर द कॉलिजन की अगर हम बात करें तो इसके पास इतनी एनर्जी है। ठीक है, अब हम जैसे ही ये इससे कोलाइड करेगा, तो जैसे ही इससे कोलाइड किया तो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इधर हो गया और स्कैटर्ड फोटोन आपका इधर हो गया। अब इनके मोमेंटम और इनकी एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। एनर्जी हो गई एच न्यू डैश, मोमेंटम हो गया एच न्यू डैश अपॉन सी, और इसकी एनर्जी भी चेंज हो गई क्योंकि इसमें अब वेलोसिटी आ गई है, कुछ ये मूव कर रहा है, तो एम सी स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमें पता है मास में एक रिलेशन होता है, यानी कि रिलेटिविस्टिक मास भी होता है। आपके सिलेबस में वो यूनिट अब हटा दी गई है, रिलेटिविटी है ना। तो उससे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मूव करता है किसी वेलोसिटी से, तो उसके मास पर भी इफेक्ट पड़ता है। वो जब स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल स्पीड से अगर मूव करे तो उसी वजह से जो ये एनर्जी थी एम नॉट सी स्क्वायर, वो अब एम सी स्क्वायर में चेंज हो जाती है। ठीक है, और इसके पास मोमेंटम भी आ जाएगा, पी इक्वल्स टू एम न्यू। ठीक है, या फिर v वेलोसिटी से तो एम वी आपका यहाँ पर ये आ जाएगी वेलोसिटी, सॉरी मोमेंटम। तो ये आपका सिनेरियो है इस डायग्राम का, इसको आपको समझना है और फिर आप अपने डेरिवेशन को करना स्टार्ट करेंगे। कुछ इस तरीके से आप डिराइव करके लास्ट में जो वैल्यू उसने प्रूव कराई थी वो वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर हुआ? आई होप यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होगी। पूरा डेरिवेशन आपको करना है, ठीक है। लेंदी डेरिवेशन है लेकिन 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा तो आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका आ जाएगा, और यहीं तक उसने पूछा था, तो आप यहाँ तक इसको छोड़ देंगे और कुछ आगे यहाँ पर आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्राइव द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यहाँ पर भी डेरिवेशन पूछा गया है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, ना तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है, ना वेव फंक्शन को एक्सप्लेन करना है, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। सीधा आप हेडिंग लिखेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसका दूसरा नाम भी होता है स्टडी स्टेट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस नाम से अगर आ गया तो आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं होगा क्या करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नाम भी लिख दिया है कि स्टडी स्टेट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पूछता है, तो दैट मीन्स टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वो पूछेगा। तो आप सीधा ड्राइव करना स्टार्ट कर देंगे और पूरा डेरिवेशन मैंने यहाँ पर इन्वॉल्व कर लिया है। जब आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा तो ये पूरा डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, सभी जो टॉपिक यहाँ पर हैं उनकी आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या महा मैराथन भी आपकी फिजिक्स की बनी हुई है, उसमें ये सारे टॉपिक इन्वॉल्व हैं, इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो उस एक वीडियो से भी आप ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। ठीक है, पूरा डेरिवेशन आप करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये या ये क्लियर हुआ ना। तो ये आपका इस तरीके से ड्राइव करना है। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है।
तो यानी कि जो पहली यूनिट है उसके दोनों क्वेश्चन आपने देख लिए, करना आपको एक ही क्वेश्चन है। तो इन दोनों क्वेश्चन में जो बेहतरीन तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें आपको डाउट ही ना हो कि हाँ हम इसमें कहीं पे उलझ सकते हैं या हमें कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो आप उसको अटेम्प्ट ना करें। जो आप क्लियरली नीट एंड क्लीन फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, ठीक है। क्योंकि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप 7 मार्क्स में से जितने अचीव कर सकते हैं वो बेनिफिशियल है आपके लिए। क्लियर हुआ? आई होप यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है एग्जाम में जब आप कॉपी लिख रहे होंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो अगर क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करें, एक सेकेंड, ये आ गया है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ए सेक्शन में क्या पूछा गया है, स्टेट एंड प्रूव द पॉइंटिंग थ्योरम। यानी कि पहले तो आप स्टेटमेंट देंगे पॉइंटिंग थ्योरम का और फिर उसको प्रूफ करेंगे, ये चीज़ें पूछी गई हैं। तो यहाँ पर ये तो मैंने आपको वैसे ही आपको यहाँ पर लिख के बताया है, अदरवाइज आप क्वेश्चन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। थोड़ा सा मैं पॉइंटिंग थ्योरम के बारे में आपको बता देता हूँ कि जो पॉइंटिंग थ्योरम क्या है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जब वो ट्रेवल करती हैं सोर्स से डेस्टिनेशन पर, तो वो वेव्स क्या करती हैं, ट्रांसफर करती हैं एनर्जी का फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। तो देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन दिस एनर्जी ट्रांसफर एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा, जो ये एनर्जी ट्रांसफर कर रही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनका एक डायरेक्ट रिलेशन है एनर्जी का इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और यही रिलेशनशिप जो है वो पॉइंटिंग ने 1884 में दिया था, जिसको हमने बोला पॉइंटिंग थ्योरम, ठीक है। ये तो पॉइंटिंग थ्योरम के बारे में हो गया, ये आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये जनरली मैंने आपको पॉइंटिंग थ्योरम से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर इंक्लूड किया। अगर हम बात करें स्टेटमेंट की पॉइंटिंग थ्योरम की, तो पॉइंटिंग थ्योरम का स्टेटमेंट आपको लिखना है, वो क्या है, पॉइंटिंग थ्योरम describe the flow of energy in the electromagnetic field. It states that the rate of energy flow through any surface surrounding a volume of space is equal to the negative time rate of change of the electromagnetic energy density within the volume plus the electromagnetic energy flux density passing through the surface. तो ये आप स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद आपका जो ये डेरिवेशन है कंप्लीट, ये दोनों वैल्यूज आप प्रूव करके दिखा देंगे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है, फिर अपनी पॉइंटिंग थ्योरम को प्रूव करना है। यही क्वेश्चन उससे ने पूछा है और इससे ज्यादा आपको कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना है पॉइंटिंग थ्योरम के बारे में, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है पार्ट, वो क्या है, ड्राइव मैक्सवेल इक्वेशंस इन द इंटीग्रल एज वेल एज द डिफरेंशियल फॉर्म। मैक्सवेल की जो इक्वेशंस है उनको इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म में आपको प्रूफ करना है। तो मैक्सवेल की जो चारों इक्वेशंस हैं इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म में, वो मैंने यहाँ पर लिख ली हैं, इनको आप प्रूफ करेंगे। मैक्सवेल की इक्वेशंस इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म में किस तरीके से हैं, उसका एक वन शूट वीडियो अवेलेबल है, या तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, अदरवाइज आप स्पेशल फॉर एकेटीयू एग्जाम एक प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर बनी हुई है, उसमें जाकर आपको ये सारे टॉपिक्स की वीडियोस मिल जाएंगी, कहीं और जाकर आपको वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ये चारों जो इक्वेशंस हैं इनका मैक्सवेल की डिफरेंशियल फॉर्म हो या इंटीग्रल फॉर्म, सब उस एक वन शूट वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप ये मान के चलिए कि मैक्सवेल का ए से जेड सब उसमें अवेलेबल है, जो भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, अब तक एकेटीयू के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो मैक्सवेल की इक्वेशंस ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, 4 इक्वेशन आपकी यहाँ पर, इनको वो प्रूफ करा रहा है और फिर इन्हीं के इंटीग्रल फॉर्म प्रूफ करा रहा है। डिफरेंशियल फॉर्म में आप प्रूफ करते हैं, इंटीग्रल फॉर्म बहुत ईजी है, जनरली आप उसी डिफरेंशियल फॉर्म से इंटीग्रल फॉर्म को फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं आएगी, बहुत इजी वे में, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताया गया है, आप बहुत आराम से उनको अटेम्प्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, आपके चांसेस हैं कि क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा उसमें पूछा जाएगा, ठीक है। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन है मैक्सवेल की इक्वेशंस का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। उसका पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर,
पहला क्वेश्चन है कि डिस्कस कीजिए पहले तो फिनोमिना ऑफ द फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन एट द सिंगल स्लिट, और फिर आपको ड्राइव करना है यानी कि शो करना है रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द सक्सेसिव मैक्सिमम एंड नियरली आपको प्रूफ करना है कि वो जो इंटेंसिटीज आती हैं उनकी जो वैल्यू है 1:4/9 पाई स्क्वायर, 4/25 पाई स्क्वायर, 4/49 पाई स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है डिफ्रैक्शन में। ठीक है, तो पहले अगर हम फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन की बात करें तो फ्रेनहोफर्स डिफ्रैक्शन एट द सिंगल स्लिट अकर व्हेन कोहेरेंट लाइट पासिस थ्रू ए नैरो स्लिट, यानी कि फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन तब आपका आकार होता है जब आपकी कोहेरेंट लाइट पास होती है एक नैरो स्लिट से और स्प्रेडिंग आउट इनटू ए डिफ्रैक्शन पैटर्न करेक्टराइज्ड बाय ए सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम एंड द अल्टरनेटिंग ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस सॉरी। तो यानी कि जब वो उस स्लिट से पास होगी तो आगे जाकर आपकी जो लाइट है वो क्या हो जाएगी, स्प्रेड होगी, और सेंटर पर आपको प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेगा और उसके आसपास अल्टरनेटली ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। ये आपका कोहेरेंट लाइट यहाँ से किसी सोर्स से आपकी आ रही है, ठीक है, और ये जैसे ही इस स्लिट से स्ट्राइक की तो इस स्लिट से जैसे ही ये निकली यहाँ पर, तो देखिए आप लाइट जैसे जैसे दूर जा रही है आपकी क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है, और जैसे जैसे लाइट आपकी आगे बढ़ रही है वो स्प्रेड होकर जा रही है। तो आगे जो स्क्रीन लगी हुई है आपको कुछ इस तरीके से सिनेरियो दिखेगा कि जो सेंटर है बिल्कुल वहाँ पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये इस तरीके से मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपको देखने को मिल जाएगी, और फिर उसके बाद आपको ये डार्क, ब्राइट, डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरीके से इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा दोनों तरफ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट। ये तो डिस्कस कर लिया हमने जो फिनोमिना उसने पूछा था। अब वो ड्राइव करा रहा है डेरिवेशन, तो पूरा डेरिवेशन आप ड्राइव करेंगे, फाइनली आपको इस तरीके से रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, इसमें आप सारी चीजें दिखा देंगे। I0 आ गया आपके पास, I0/22 आ गया, I0/62 आ गया। इस तरीके से आपको परसेंटाइल में भी वो कभी कभी दे देता है कि 4.1% आपका I0 का मिलेगा जब आपका पहला मैक्सिमा मिलेगा, फिर 1.61% ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा आपको इंटेंसिटी मिलेगी, जो यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे। इस तरीके से जो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से आपका इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। तो ये आपका पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूरा डेरिवेशन करने के बाद आपको ये डायग्राम भी बनाना है। बच्चे इस डायग्राम को छोड़ देते हैं, इसी से आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ इंटेंसिटी वो आपका पता चलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये अदर फॉर्म में है, मतलब ये पाई की वैल्यू पुट करके ये रेशो आपको दिया गया है, यहाँ पर पाई की वैल्यू आपको गिवन है तो आप पाई की वैल्यू नहीं पुट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो इसी फॉर्म में आपको मिल जाएगा और प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, जब आप डेरिवेशन वाली वीडियो देखेंगे पूरी सिंगल स्लिट के तो आपको ये भी वहां पर रिजल्ट मिलेगा, उसमें हम पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, देन यू गेट द नेक्स्ट पार्ट लाइक दैट, ये आपको इस तरीके से मिल जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन भी आपका इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि हमें डिस्कस करना है फॉर्मेशन ऑफ द न्यूटन रिंग। पहले फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन रिंग को हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है कि डायमीटर जो है ब्राइट और डार्क रिंग्स का वो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल ऑड नंबर्स। ठीक है, यानी कि नेचुरल ऑड नंबर्स मतलब 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ये हमें प्रूफ करना है। ये अभी हम देखेंगे, पूरा डेरिवेशन जब हम प्रूफ करके लेके आएंगे जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसमें ये वैल्यूज आपको देखने को वहां पर मिल जाएंगी। तो उससे पहले हमें फिनोमिना को, फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन रिंग को डिस्कस करना है। वो क्या होता है, यहाँ पर पहले आप ये डायग्राम बनाएंगे, यानी कि जो ये सेटअप है इसको आप बनाएंगे इस क्वेश्चन में, फिर आप बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आपका इंटरफेरेंस होता है, क्या चीज यहाँ पर आपको परफॉर्म हो रही है इस एक्सपेरिमेंट में। तो द फिनोमिना ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूटन रिंग्स कैन बी एक्सप्लेन बेस्ड ऑन द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट पर ये फिनोमिना आपका डिपेंड करता है। एन एयर फिल्म ऑफ वेरिंग थिकनेस इज फॉर्म बिटवीन द लेंस एंड द ग्लास शीट। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक लेंस रखा हुआ है, दैट्स कॉल्ड द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, है ना, और ये एक ग्लास प्लेट है। तो इनके बीच का जो ये एयर सरफेस है इसमें जब लाइट ट्रेवल करती है, इससे लाइट रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट होती है, तब ये फिनोमिना आपको देखने को मिलता है इंटरफेरेंस का, और वो रिंग की फॉर्म में आपको देखने को मिलता है।
ठीक है। व्हेन ए रे फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लेंस इट इज रिफ्लेक्टेड एज वेल एज द रिफ्रैक्टेड। तो वो रे जो है वो रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्रैक्ट होती है ना। व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे स्ट्राइक द ग्लास शीट इट undergoes phase change of the 180 degree or reflection, है ना। interference occur between the two waves that interfere constructively if the path difference between them is the n+1/2 इंटू लैम्डा, है ना। ये ऑब्वियसली जो नॉर्मल कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन है वो यहाँ पर बताई है कि जब पार्ट डिफरेंस इतना होगा तो यू गेट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब मिलेगा जब हमारा पार्ट डिफरेंस n लैम्डा होगा उन दोनों वेव के बीच में, नियरली प्रोड्यूसिंग द अल्टरनेटिंग ब्राइट एंड डार्क रिंग्स। वो फिर फाइनली हमें ब्राइट और डार्क रिंग्स से मतलब मिलती रहेंगी अल्टरनेटिव। ठीक है, तो ये तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन रिंग कैसे होती है वो आपने एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसके बाद आप ड्राइव करेंगे डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए, चाहे आप रिफ्लेक्टेड लाइट से कर दें, है ना, क्योंकि यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर पूछा है, तो ये आपका ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट वाला जो डेरिवेशन है उसी में आप प्रूफ करेंगे डायमीटर ऑफ द ब्राइट रिंग्स। जब आप इसको प्रूफ कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से फाइनल रिजल्ट मिलेगा, द डायमीटर ऑफ द ब्राइट रिंग्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर, क्योंकि आपको फॉर्मूला ये मिलेगा यहाँ पर। और जब ये फॉर्मूला आप देखेंगे तो यहाँ पर जब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे फिर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो यू गेट द d1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 1, फिर 2 रखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 3, जब 3 रखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 5 एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 7। तो ये क्या शो कर रहा है कि ये स्क्वायर रूट है किसके, ऑड नेचुरल नंबर्स के। ठीक है, वहीं पर अगर हम डार्क रिंग की बात करें इसी सिचुएशन में तो पार्ट डिफरेंस कुछ इस तरीके से आएगा, है ना, और आपको फाइनली जो डायमीटर मिलेगा वो ये मिलेगा, और आपका जो डायमीटर आएगा यहाँ से वो डी एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो वो यहाँ से आपको डार्क रिंग की कंडीशन भी देकर पूछ सकता है कि जो डार्क रिंग है उसका डायमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर यहाँ पर n ही है। n की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 मिल जाएगा, n की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 मिल जाएगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 मिल जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर ही यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो इस तरीके से स्टेटमेंट देकर वो आपसे ये भी पूछ सकता है, तो आप यहाँ तक इसको अटेम्प्ट करेंगे यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि आपसे डायमीटर ऑफ द ब्राइट रिंग्स ही पूछा गया है। क्लियर हुआ? तो यहां तक आप एक्सप्लेन कर देंगे, पूरा डेरिवेशन ड्राइव कर देंगे और ये कंडीशन आप एट द एंड आप लिख देंगे। ठीक है, बस ये आपका डेरिवेशन पूरा हो जाएगा। क्लियर हुआ? देखिए, कोशिश करूंगा मैं आपको कि जब मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊं तो कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कराऊं, तो आपसे को उससे एक आइडिया भी हो जाएगा कि आपको कितना लिखना है, मतलब किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्लियर हुआ ना? देखिए यहाँ पर आप ये मत सोचना कि आप जब मैं स्लाइड यहाँ पर ऐड करूंगा यानी कि पूरा सॉल्यूशन मैं ऐड करूंगा यहाँ पर तो आपको वो थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, लेकिन ये आपको एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर स्क्रीन छोटी है, ये स्पेस जो है ये छोटा है, जब आप इसको ही नोटबुक में लिखेंगे तो इतना ज़्यादा आपका नहीं होगा, आप आराम से इसको कर सकते हैं एक्सप्लेन। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन ही प्रोवाइड कराऊं इस मॉडल पेपर का। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की पार्ट 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 क्या है कि ड्राइव कीजिए एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर और एक्सेप्टेंस एंगल के लिए आपको ड्राइव करना है एक्सप्रेशन। ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से ऑप्टिकल फाइबर की एक वन शूट वीडियो हमने बनाई हुई है, उसमें आपका ऑप्टिकल फाइबर का 2 मार्क्स से 7 मार्क्स तक के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब उस वीडियो में कवर हैं, वो आप वीडियो जरूर देखें। ऑप्टिकल फाइबर की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेशन है, लास्ट में आपको कुछ इस तरीके से ही रिजल्ट मिलता है। ये देखिए आपकी एक्सेप्टेंस एंगल की वैल्यू आ गई है और ये न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू आ गई है। न्यूमेरिकल अपर्चर या तो आप यहाँ तक ही छोड़ सकते हैं, अदरवाइज दूसरी फॉर्म में भी अगर आप लिखना चाहें तो आप यहाँ तक कर सकते हैं, जो वैल्यू आपकी n1 ब्रैकेट में 2 लैम्डा की पावर 1/2 रहती है, डेल्टा की पावर 1/2 होती है। तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्टॉप हियर। आपका डेरिवेशन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये आपका डेरिवेशन हो जाएगा, इसको आपको ड्राइव करना है। क्लियर? डायग्राम आप ये बनाएंगे और ये डायग्राम मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी डायग्राम आप बनाएंगे नीट एंड क्लीन फॉर्म में आपको डायग्राम बनाना है, वहां पर आप कोई भी गलती ना करें, कोई भी ओवर राइट ना करें। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट अगर हम देखें तो उसमें उसने क्या पूछा है कि आप व्हाट डू यू मीन बाय द पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड मेटास्टेबल स्टेट। सबसे पहले तो इन दोनों को आप एक्सप्लेन करेंगे, फिर डिस्क्राइब करेंगे आप प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ द रूबी लेजर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ द नेट डायग्राम। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर 3 क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन डिवाइड है। आप अगर इनको 3 नंबर में मानते हैं या एक एक नंबर की दोनों डेफिनेशंस आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो 2 मार्क्स तो यहीं पर हो गए, फिर 2 आप यहाँ पर मान लीजिए, 2 2 4 6 हो गए, और एक आप डायग्राम पर मान लीजिए। तो इस तरीके से आपका स्टेप मार्किंग की फॉर्म में डिवाइड हो जाएंगे इस क्वेश्चन के मार्क्स। तो जब हमें पता है कि हमें इतनी चीज़ें लिखनी है, इतनी चीज़ें उसमें पूछी गई हैं, तो हम क्यों ना पॉपुलेशन इन्वर्जन को छोटा कर लें, मेटास्टेबल स्टेट को छोटा कर लें, है ना। तो इसी तरीके से टाइम के मैनेजमेंट को आपको देखना है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है, सबसे पहले तो हम वही देख लेते हैं। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, आप यहाँ से लिख देंगे द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द एक्साइटेड स्टेट और हायर एनर्जी स्टेट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट और लोअर एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन इन्वर्जन। मतलब जब नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट पर ज्यादा हो जाते हैं कंपेयर टू द लोअर एनर्जी स्टेट या ग्राउंड एनर्जी स्टेट, तो वो आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन कहलाता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्टार्टिंग में सिचुएशन क्या होती है कि जो ग्राउंड स्टेट पर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और जैसे ही पॉपुलेशन का इन्वर्जन हुआ तो आपके एक्साइटेड स्टेट पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट। तो ये आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन कहलाएगा व्हेन n1 लेस देन टू द n2, ठीक है। n1 क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द ग्राउंड स्टेट, और n2 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द हायर एनर्जी स्टेट या एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो ये आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी जो डेफिनेशन उसने पूछी है, मेटास्टेबल स्टेट। तो मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है, वो स्टेट होती है जो लोअर एनर्जी स्टेट और एक्साइटेड एनर्जी स्टेट के बीच में होती है, जहां पर आपका एटम एक लॉन्ग लाइफ के लिए यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए स्टे कर पाता है, जिससे कि पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होता है ना। तो ये थोड़ा सा डेफिनेशन आप देख लेना। ए मेटास्टेबल स्टेट इज ए स्टेट ऑफ द सिस्टम वेयर इट रिमेन्स स्टेबल फॉर द रिलेटिवली लॉन्ग टाइम बट कैन ट्रांजिट टू द लोअर एनर्जी स्टेट विद ए स्मॉल perturbation or trigger. It is an intermediate state between the stable and the unstable equilibrium state. यानी कि ये एक ऐसी स्टेट है एनर्जी की जो आपकी लोअर एनर्जी स्टेट और हायर एनर्जी यानी कि एक्साइटेड स्टेट के बीच में रहती है। यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है, जो एटम है, वो रिलेटिवली लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करता है। वो आपका लगभग 10⁻⁻6 से 10⁻⁻8 के अप्रॉक्स आपका पहले जो है एक्साइटेड स्टेट में वो रुकता है। लेकिन अगर हम फिर देखें तो 10⁻³ टू 10⁻⁴ टाइम के लिए वो वहां पर स्टे करता है एज कंपेयर टू द दैट टाइम। तो वो लॉन्गर टाइम के लिए वहां पर स्टे कर रहा है, जिससे कि हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर पाते हैं, ठीक है। तो ये मेटास्टेबल स्टेट हो गई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे, जो उसने दूसरे पार्ट में पूछा था रूबी लेजर के बारे में। तो सबसे पहले आप रूबी लेजर के लिए एक इतना सुंदर सा ये डायग्राम बनाकर आएंगे, फिर आप इसकी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करेंगे, इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन कर देंगे, सिंपल इज दैट। तो रूबी लेजर में अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये आपकी रूबी रॉड लगी हुई है, यहाँ पर ये पावर सप्लाई आप प्रोवाइड कराते हैं, ये कूलिंग सिस्टम के लिए यहाँ पर कूल किया जा रहा है, और यहाँ पर नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब यहाँ पर लगी हुई है। चूंकि रूबी लेजर है, ये एक सॉलिड स्टेट लेजर होता है ना। तो इसमें किस तरीके से आप मटेरियल को मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, किस तरीके का आपका यहाँ पर मटेरियल है एक्टिव मीडियम में, तो वो भी आप जरूर एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आप एक्सप्लेन कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको ये एक्सप्लेन कर देना है ना। कूलिंग सिस्टम हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब से जब आप फ्लैश लाइट की फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी देते हैं, पंप कराते हैं अपने एटम्स को, तो वो क्या होता है, केवल और केवल 1% ही लगभग इसका जो एनर्जी है वो यूज होता है, और 99% जो यहाँ से एक फ्लैश में लाइट या पावर हम जनरेट करते हैं वो वेस्ट चली जाती है, जो कि हमारे इस लेजर को हीट करती है केवल और केवल। तो उसको कूल करने के लिए यहाँ पर हम कूलिंग सिस्टम लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको रूबी लेजर के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, तो आप वहां से कर सकते हैं इसको तैयार, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वहां पर आपको नहीं होगी। तो ये आपका नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब हो गई है, ठीक है। और आपका रूबी लेजर की वर्किंग और उसका
जो प्रिंसिपल है वो आप वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। वहीं पर आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 7 है सेक्शन सी का, और ये 5वीं यूनिट से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? व्हाट आर द नैनो मटेरियल। पहले तो आप नैनो मटेरियल को बताएंगे। एक्सप्लेन ब्रीफली द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द क्वांटम डॉट्स, क्वांटम वायर्स एंड द क्वांटम वेल। यानी कि आप क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, क्वांटम वायर्स क्या होते हैं, क्वांटम वेल क्या होते हैं, इनको ब्रीफली आपको बताने। तो आप ये समझिए कि आपसे 4 चीजें पूछी गई हैं, नैनो मटेरियल, क्वांटम डॉट्स, क्वांटम वायर्स, क्वांटम वेल। ये सारी चीजें आपको पूछी गई हैं। 4 ये आप मान के चलिए कि जैसे आपसे 4 डेफिनेशन पूछ ली जाती है ना, उस तरीके से आपसे पूछा गया है, और इनमें आप डायग्राम की हेल्प से बनाएंगे तो आपका थोड़ा सा क्वेश्चन ये इसलिए लॉन्ग बन गया है ना। तो नैनो मटेरियल के बारे में आप सबसे पहले बता देंगे। तो नैनो मटेरियल क्या है? नैनो मटेरियल्स आर यूजुअली कंसिडर्ड टू द मटेरियल्स विद एट लीस्ट वन एक्सटर्नल डायमेंशन दैट मेजर्स 100 nanometers or less, or with internal structures measure 100 nanometer or less. They may be in the form of the particle, tube, rod और fibers। मतलब नैनो मटेरियल्स यूजुअली वो मटेरियल्स होते हैं जिनको डिजाइन जब किया जाता है तो उनकी जो एक्सटर्नल डायमेंशन है, कोई सी भी एक डायमेंशन अगर वो नैनो स्केल पर डायमेंशन ली गई है या डिजाइन की गई है तो दिस इज कॉल्ड द नैनो मटेरियल। और इसके लिए आप जैसे अभी यहाँ पर इसने पूछा भी है, क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, क्वांटम वायर्स क्या है, क्वांटम वेल क्या है, ये भी नैनो मटेरियल्स ही हैं, क्योंकि एक डायमेंशन कहीं ना कहीं यहाँ पर नैनो स्केल पर डिजाइन की गई है। उसके लिए जैसे आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपके पास कोई एक मटेरियल है जिसको आप बल्क मटेरियल बोलेंगे, जिसको आप रॉ मटेरियल भी बोल देते हैं। उसके लिए आपने अगर एक स्केल को यहाँ पर नैनो स्केल पर डिजाइन किया है तो दैट्स कॉल्ड द क्वांटम वेल। इस तरीके से आपकी शेप मिलेगी। फिर अगर आप इसको दूसरी और डायमेंशन को भी नैनो स्केल पर ले लेते हैं तो इट बिकम्स द क्वांटम वायर। और अगर तीनों डायमेंशंस को आप नैनो स्केल पर डिजाइन कर लेते हैं तो इट बिकम्स द क्वांटम डॉट। तो इस तरीके से ये आपका नैनो मटेरियल बन जाता है। नैनो मीन्स क्या होता है? 10⁻⁹ है ना। तो 10⁻⁹ और यानी कि इतने स्केल पर, इतने छोटे स्केल पर अगर आप डिजाइन कर रहे हैं, चूंकि अगर ये आप देखें तो ये 3D स्ट्रक्चर है, तो आपने वन डायमेंशन को अगर नैनो स्केल पर डिजाइन किया तो इट बिकम्स द क्वांटम वेल, और आपने 2 डायमेंशंस पर कर दिया नैनो स्केल तो इट बिकम्स द क्वांटम वायर, और तीनों को आपने नैनो स्केल पर कर दिया तो इट बिकम्स द क्वांटम डॉट। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा यहाँ पर ये मतलब जो हिस्ट्री थी वो भी यहाँ पर मैंने बताई हुई है कि 1974 में तानीगुची ने जो गोल्ड है उसको माइक्रोस्कोपिक स्केल पर बिलो दैट द नैनो स्केल से जो कम है, यानी कि 10⁻⁹ से 10⁻⁷ जो मीटर है उसके बीच में जब इसको किया तो जो इसका कलर है वो चेंज हो जाता है टू द रेड। मतलब ये इस तरीके से जब आप फिजिकली उसमें चेंज करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज में, तो कहीं ना कहीं उसकी केमिकली प्रॉपर्टीज में भी चेंज देखने को मिलता है, और यही एडवांटेज है नैनो मटेरियल्स की। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी कि यूनिट नंबर 5 की जो वन शूट वीडियो है उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने ये सारी चीजें 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन की हुई हैं, आप वहां से जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की इस मॉडल पेपर की। वो क्या है? डिस्कस करना है इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सुपर कंडक्टर। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है सुपर कंडक्टर पर, उसका क्या इफेक्ट है उसको डिस्कस करना है। आगे द ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर द लेड इज दिस एंड हाउएवर 5 की it loses the superconductivity property subjected to the magnetic field of this one। find करना है maximum value of H which allow the melt to sustain its superconductivity at 0 Kelvin। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल अटैच है इस एक थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ। तो पहले हम इसको देखते हैं और फिर न्यूमेरिकल को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमें डिस्कस करना है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट। तो द इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सुपर कंडक्टर इज नोन एज द क्रिटिकल फील्ड इफेक्ट। उसको हम क्रिटिकल फील्ड इफेक्ट के नाम से जानते हैं। व्हेन ए सुपर कंडक्टर इज सब्जेक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड एक्सीडिंग ए क्रिटिकल वैल्यू दैट्स कॉल्ड द HC।
यानी कि एक क्रिटिकल वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की है, जब उसको एक्सीड कर जाता है इट स्टार्ट्स टू लॉस इट्स सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी। मतलब आपने सुपर कंडक्टर देखा, अगर आप उसको बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर ठंडा कर देते हैं तो इट बिकम्स द सुपर कंडक्टर। अब उस सुपर कंडक्टर को जब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन उससे एक्सपेल हो जाती है ना, दैट्स कॉल्ड द मीजनर इफेक्ट, है ना। और यदि आप उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इतना एक्सीड कर देते हैं कि वो एक पर्टिकुलर क्रिटिकल वैल्यू से अबव हो जाती है, तो दैट मीन्स वो सुपर कंडक्टर फिर अपनी सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी को लूज करना स्टार्ट कर देता है, और उस सिचुएशन में जो आपका सुपर कंडक्टर था उस पे से जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले एक्सपेल होकर जा रही थी वो फिर कहीं ना कहीं इसी सुपर कंडक्टर से पास होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, दिस क्रिटिकल फील्ड डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड द टेम्परेचर। और ये जो क्रिटिकल फील्ड है ये मटेरियल और टेम्परेचर उन दोनों पर डिपेंड करेगा। किसी मटेरियल के लिए ज्यादा हो सकता है, किसी के लिए कम हो सकता है, किसी मटेरियल के लिए अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है ना। फॉर द टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर, जैसे कि हम लेड की बात करें, बिलो ए सर्टेन क्रिटिकल टेम्परेचर दैट्स द टीसी दे एक्सपेल ऑल मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम देयर इंटीरियर, दैट्स कॉल्ड द मीजनर इफेक्ट, जैसा मैंने बताया अभी। हाउएवर एज द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस बियॉन्ड द क्रिटिकल वैल्यू, और वही वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बढ़ा देते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, तो वो सुपर कंडक्टर जो है अपनी कंडक्टिविटी खोना स्टार्ट कर देता है और नॉर्मल जो मटेरियल है वो बन जाता है। ठीक है, तो ये इफेक्ट हो गया मैग्नेटिक फील्ड का सुपर कंडक्टर के ऊपर। ठीक, तो ये वाला पार्ट आपका एक्सप्लेन हो गया है। अब हम अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल किस तरीके से करेंगे, हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच। तो जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच कैलकुलेट करेंगे फॉर द लेड, तो आपका 0 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है सुपर कंडक्टिविटी के लिए। फाइंड द क्रिटिकल फील्ड एट द 0 केल्विन। सबसे पहले हम क्रिटिकल फील्ड फाइंड आउट करेंगे 0 केल्विन के लिए, दैट मीन्स, और दो क्रिटिकल फील्ड का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से आपका रहता है। हमें चाहिए ये वाली वैल्यू 0 केल्विन पर, तो इसके लिए आप इसको अपॉन में ले आएंगे इसके, है ना। यहाँ पर ये आप इसमें अपॉन में ले आए और सारी वैल्यू जो आपको गिवन है वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर एस सी टी क्या है, क्रिटिकल फील्ड है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। एस सी नॉट क्या है, वो जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर क्रिटिकल फील्ड है। और टी सी क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर आपका नॉर्मल मटेरियल सुपर कंडक्टर मटेरियल में कन्वर्ट हुआ है। तो सारी वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करेंगे। पुट करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग ऑल दीज वैल्यू यू गेट द एच सी नॉट इक्वल्स टू 6.35 इंटू 10⁴ एम्पियर पर मीटर। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो ये आपका मॉडल पेपर था इंजीनियरिंग फिजिक्स का। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। ये टॉपिक आप सारे बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट करके जाएंगे। कहीं पे भी कोई समस्या है टॉपिक में तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। आपको उस वीडियो को या उस वीडियो का लिंक जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अदरवाइज जो हमारी स्पेशल फॉर AKTU की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, और कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका सेपरेट वीडियो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। क्लियर है, तो यहाँ पर घबराने की कोई समस्या नहीं है, आराम से आप तैयारी कीजिए। क्वेश्चन पेपर इतना हार्ड नहीं आता है। आप छोटे छोटे टारगेट तैयार कीजिए, उनको डेली बेसिस पर अचीव कीजिए, कोई समस्या नहीं होगी, आप आराम से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। और ये बात मेरी हमेशा याद रखें, इस डायलॉग को आप जरूर याद रखेंगे, अक्षय कुमार वाले डायलॉग को नहीं। एक बीटेक का जो स्टूडेंट डायलॉग याद रखना चाहिए वो, कि जो आपने पढ़ा है वो तो आप जरूर लिख कर आएंगे एग्जाम में, लेकिन जो आपने नहीं पढ़ा, मतलब जो आपका स्ट्रांग नहीं था टॉपिक, एक दो बार आपने केवल देखी है वीडियो या उसको थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो अगर वो क्वेश्चन भी आ जाता है तो वो आपको डेफिनेटली लिख कर आना ही आना है, मतलब छोड़ना कुछ भी नहीं है। एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो क्वेश्चन पेपर को आप किसी भी कीमत पे कोई क्वेश्चन आप छोड़कर ना आए, ये आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए। और इस तरीके के क्वेश्चन आप लास्ट में ही अटेम्प्ट करें, एट द लास्ट ऑफ द, जब आपका एग्जाम खत्म हो रहा हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में ही इन क्वेश्चन को कर लें, नहीं, लास्ट में आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और इसी के साथ साथ गुड लक फॉर योर फिजिक्स एग्जाम।
कहीं पे भी कोई समस्या नहीं आएगी। आप अगर ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो आप जब एग्जाम हॉल में, परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो सुनिश्चित ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल, गारंटी के साथ मैं कहता हूं, बहुत ही हाई रहेगा। कोई समस्या आपको नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा पढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो आपको गिव योर बेस्ट इन द शॉट, मतलब आपको एक बेहतरीन शॉट अपना देना है जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, विदाउट एनी टेंशन। कोई टेंशन आपको माइंड में नहीं रखनी है। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। हर चीजें इम्पॉसिबल देखने को लगती हैं जब तक वो अचीव ना हो जाए, है ना। मतलब अगर कोई चीज आप देख रहे हैं तो वो इम्पॉसिबल ही लगेगी कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आप उस पर प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो यू कैन अचीव। ठीक है, और कुछ यहाँ पर स्ट्रेटेजीज भी हैं, वो मैं फिर दोबारा से आपको बता देता हूँ। पहले तो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, जो भी आपकी एग्ज़ाम हो बहुत अच्छी हो, रिजल्ट भी आपका बेहतर आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, हमेशा आपको डीप ब्रीथ लेते रहना है, आराम से रिलैक्स होकर, है ना। और जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो सबसे पहले आप रीड द एग्जाम पेपर कंप्लीटली बिफोर यू स्टार्ट करने से पहले आपको हमेशा अपने एग्जाम पेपर को आराम से पढ़ना है। आप कम से कम 2 से 3 मिनट, या मैं कहता हूं कि 5 मिनट भी अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में दे रहे हैं तो वो 5 मिनट आप अपने आप टाइम मैनेजमेंट में मैनेज कर लेंगे जब आप पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेंगे, क्योंकि उससे, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप प्लान करें अपने टाइमिंग, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर फ्रेश वाटर सिप करते रहें, बीच बीच में आप बॉटल अपने साथ लेकर जाएं, जिससे कि रिलैक्स आपका माइंड रहता है। हाइड्रेट अपनी बॉडी को आप रखेंगे तो यू कैन रिलैक्स मोड, आप रिलैक्स मोड में आप रहेंगे। और सारे क्वेश्चंस को केयरफुली आप रीड करें और प्रॉपरली उनको अच्छे से, जो चीज़ पूछी गई है केवल उतना ही आप एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट आपका बेहतर रहेगा। ठीक है, तो अगेन आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आपके सारे एग्ज़ाम अच्छे जाएंगे, आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, कहीं पे भी कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।